Hello everyone, good evening. Are we good to start? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening बेटा, start कर लें? Yes, sir. अच्छा, today we're going to start with the new topic which is multicollinearity. हमारा interaction dummy variable वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया था. Anyone has any doubt? Doubt तो खैर आप लोगों को नहीं होता कभी. Sir, actually, I guess we had to do that linear probability model first, and then we have to do multicollinearity. अच्छा, ठीक है. Thank you so much for bringing it up because I never wanted anything to miss. चलो ठीक है. तो मैं दोनों चीज़ें रेडी कर लेता हूँ. In the meanwhile, others will also be here. ठीक है. ठीक है, दिस आई हैव गॉट. और हमें मल्टीकुलरिटी पे भी डिस्कस करना है. ठीक है. अच्छा, I uploaded 2 books on your teams. One is regression by example और क्योंकि दामोदर गुजराती की भी 2 बुक्स आती हैं. One is econometrics by example and the other one is regression by example. किसी ने खोल के देखा है उसको? मुझे लगता है आप सब्जेक्ट की पढ़ाई एग्जाम के लिए छोड़ के बैठे हो कि एग्जाम से पहले करेंगे. तो मैंने ना 2 बुक्स आपके लिए अपलोड करी हैं. आपको जब टाइम मिले यू कैन जस्ट रेफर दोज बुक्स एंड देन वी कैन डिस्कस वेर एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि बुक रीडिंग आई नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट आई डोंट नो इंडिया में थोड़ा सा लैक करता है दैट बुक रीडिंग से ज़्यादा वी रिलाई मोर ऑन नोट्स एंड लास्ट मिनट स्टडी या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सो वील मेक श्योर कि आप बुक ज़रूर पढ़ें क्योंकि इकोनॉमेट्रिक्स की जब बुक आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज जो मिलेगी वो कोई नहीं दे सकता. Okay, let's start. So, am I audible to everyone, beta? Yes, sir. चलिए. So first of all, we have this. Last topic we discussed was about interaction of the variables. Did we talk about Chow test also? No, sir. No, sir. ठीक है, क्योंकि आपकी एक जो 26 जनवरी वाली क्लास मिस हुई थी ना, उसकी वजह से एक स्टेप सिर्फ पीछे चल रहे हो विद सेक्शन ए. सो आई समटाइम्स गेट कंफ्यूज्ड कि हम कहाँ पे थे, बट जस्ट डू रिमाइंड मी ऑफ इफ एस्केप एनीथिंग. सबसे पहली बात है, आपने लास्ट क्लास में बात करी थी कि मेल सिंगल फीमेल सिंगल की बात करी थी
या आपने दो अलग अलग रेसेस के ऊपर आपने जैसे हमने 4 रेसेस देखे थे, हिस्पैनिक्स था, ब्लैक्स थे, अदर रेसेस थे, लाइक दैट। तो अगर आपको ये चेक करना है कि भाई इनके इन ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है या नहीं, सो इन दैट केस वी यूज चाउ टेस्ट। सो चाउ टेस्ट इज अ वेरी वेरी, जैसे आप टी टेस्ट यूज करते हो टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, सिमिलरली यहाँ पर जैसे आपने दो ग्रुप्स बनाती हैं, फीमेल्स का और लेट्स से रेसिज्म का, तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स हो गए। अब हमें चेक करना है कि क्या कोई डिफरेंस है फीमेल और मेल के रिस्पॉन्सेज में, तो वो हम चाउ टेस्ट चेक कर सकते हैं। हमें ये चेक करना है कि रेसिज्म के जो डिफरेंट 4 ग्रुप्स हैं, क्या उनका आपस में कोई डिफरेंस आ रहा है उनके बीच में, दैट इज चेक बाय चाउ टेस्ट। तो आप ये बोलोगे कि सर वो तो हम टी टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं, है ना। बट जब आप रिग्रेशन रन करते हो और रिग्रेशन रन करने के बाद आप रिजल्ट चेक करना चाहते हो, तो हम चाउ टेस्ट यूज़ करते हैं। बट जब आप टी टेस्ट लगाते हो तो कभी रिग्रेशन का उसमें नाम ही नहीं आता, या रिग्रेशन का कोई यूज़ ही नहीं होता वहाँ पे, है ना। तो रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तब हम चाउ टेस्ट का यूज़ करते हैं। रिग्रेशन के बाद जब हम देखना चाहते हैं कि हमारे ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस आया नहीं आया। सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो। सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी बाइनरी नंबर। हो सकता है ना कि हमने सामने बाइनरी नंबर ले लिया और मे बी क्वांटिटेटिव टर्म ले ली, क्वालिटेटिव ले लिया। सो उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। आई हैव मार्क्ड फॉर यू। सो लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा जो है उस वो बाइनरी होता है। तो उस केस में क्या होता है, द ओनली डिफरेंस इज द इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसको इंटरप्रेट कैसे करें। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू सी हियर। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमने इन द लेबर फोर्स कितने लोग हैं, इसी मॉडल को ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड। इन द लेबर फोर्स कितने लेबर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। इसका मतलब क्या, अब ये जो इन द फोर्स इन द लेबर फोर्स है उसमें उन्होंने 1 ले लिया है अगर विमेन रिपोर्ट करती है कि शी इज वर्किंग फॉर अ वेज आउटसाइड द होम एट सम पॉइंट ऑफ द ईयर, अदरवाइज 0। तो हमने इसको 1 और 0 दिया तो इट इज़ अ बाइनरी नंबर। अब हमने यहाँ पर सामने वेरिएबल ले लिया, हस्बैंड की अर्निंग्स ले ली, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा है एन वाइफ इनकम इज हस्बैंड अर्निंग, it means other sources of income. This is years of education, this is experience, again experience square, age, the number of kids she had from 6 to 18 years, and this is this is the number of kids who are less than 6 years old, और ये हैं 6 साल से ऊपर के बच्चे जिन भी फीमेल्स के हैं। अब हमें अगर यहाँ पे रिग्रेशन का इंटरप्रिटेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, we will say that the probability of change in the labor force due to the change in other income sources is 0.0034। तो यहाँ पर हम परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 1 यूनिट इंक्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो मेनली हमारा लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी टर्म्स में, दैट यू वुड से दैट द चेंज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ this in the labor force is increasing by this many unit when there is 1 unit change in the income of the female. That is the idea. So is the interpretation clear to everyone? अगर आपको पढ़ना है तो आप interpretation यहाँ से पढ़ सकते हो एक बारी, and let me tell you if it is clear or not. So the main difference is about the interpretation कि उसमें percentage में होता है और इसमें points में। इसमें probability में होता है। हाँ, probability, okay. इसको एक बार रीड करोगे तो पता लगेगा। If we take this equation literally, then 10 more years of education increases the probability of being in the labor force is 0.038। अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज लेते हैं तो 0.038 होगा, बट अगर आप 10 साल बढ़ा रहे हो तो वो 10 से मल्टीप्लाई होकर 0.38 हो जाएगा। तो वही है, 1 यूनिट इंक्रीज ही है, बस हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी इतनी इंक्रीज हो रही है। प्रोबेबिलिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 0.38 से
is the increase which is probable. So we can't be sure here. तो बस ये इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है, बाकी और कुछ भी फर्क नहीं है. तो आप इसमें और देख सकते हो. तो आई जस्ट वांटेड, ऑल्दो सिलेबस में नहीं है ये चीज़, बट आई जस्ट वांटेड दैट द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इनकम्प्लीट. सो आई थॉट कि ये मैं मेंशन कर दूं, सो दैट चैप्टर एक पूरा हो जाता है, तो दैट गिव्स यू अचीवमेंट कि चलो एक चैप्टर फिनिश हो गया हमारा. सो दिस इज व्हाट आई हैव गिवन यू कंप्लीट. अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अबाउट multicollinearity. Anyone knows what is multicollinearity? Yes, sir. क्या होता है भाई? Sir, it is no perfect linear relationship should exist between the assumption of the OLS is that there should be no perfect multicollinearity, which means that two numbers which are lambda 1 and lambda 2 exist such that lambda 1 plus lambda 2 should not be equal to 0. That is, they must not be perfectly linear. Okay, very good. And sir independent variables कोलिनियर नहीं होने चाहिए आपस में, कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. चलो वेरी गुड, ठीक है. तो सर जो स्पीयर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ स्पीयर्समैन जो होता है, तो उसमें इसकी वैल्यू भी कम आएगी, मतलब 0 आएगा. हाँ, 0 नहीं आएगा. पहले एक चीज बताओ आदित्य, आपने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बोली. आपने बोला जहां लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन हो. अगर परफेक्ट कोरिलेशन हो तो सर तो वो तो उनके बीच में they would be collinear, so it would violate the assumption of the OLS. और अगर लेस देन परफेक्ट हो तो भी वायलेट करेगा, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे. सर अगर सर ये if both of them would be linear, if they share a linear relationship, then तो it would violate the assumption. But if they're not perfectly collinear with each other, then the assumption would not be violated. कोई समझ सकता है? सर लीनियर रिलेशनशिप तो होगा ही, बट स्ट्रांग नहीं होना चाहिए ज्यादा. सर कोरिलेशन तो आएगा ही आएगा, परफेक्ट तो कहीं नहीं होगा. परफेक्ट होगा तो फिर वो वेरिएबल का काम ही क्या. ठीक है, चलो ये तो पॉइंट है वैलिड, बट मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि परफेक्ट कोरिलेशन हो तब भी मल्टीकोलिनियरिटी बोलते हैं या नहीं बोलते, या खाली लेस देन परफेक्ट में बोलते हैं. दिस इज माय क्वेश्चन. सर परफेक्ट में बोलते होंगे, बिकॉज़ सर दोनों में बोल सकते हैं, दोनों में बोल सकते हैं. बाकी सब क्या कहते हैं भाई? देखो क्लास ना अब ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रही हैं, तो आप अगर सोचो कि भाई हम ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे तो क्लास में तो पॉसिबल नहीं है ना. वहाँ तो शक्ल दिखानी पड़ेगी, है वहाँ पे आप ऑनलाइन बैठ के क्लास ले रहे होगे. सर जो स्पीयर्समैन रैंक कोएफिशिएंट होता है, if you do an analysis and if the result comes out to be 1, then it would be perfectly collinear. But if it is less than 1, for example 0.999, then in that case it would be collinear, but there won't be perfect collinearity. पहले मैं एक चीज़ करेक्ट कर देता हूँ कि वो जो आप बोल रहे हो वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो रैंक कोरिलेशन नहीं होता. मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ जो आप बोल रहे थे. यस सर. सर बेसिकली मेरे ख्याल से मल्टीकोलिनियरिटी वो है ना कि अगर स्ट्रेंथ को जो कोरिलेशन है अगर वो ज़्यादा होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आपस में, तो मल्टीकोलिनियरिटी है मतलब मॉडल में. हाँ बिल्कुल ठीक है. बट परफेक्ट कोरिलेशन तो बहुत कम रेयर केसेस होगा, वो तो सर बहुत कम ही आएगा, फिर तो वेरिएबल का फायदा नहीं है पुट करने का. आता है कई बारी, ऐसे नहीं कि कम आता है. सर उसको तो हटाने का एक ही वही है कि आपको वेरिएबल ही हटा दो. वो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बट परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी में हम दोनों चीज़ें इंक्लूड करते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन भी और लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन भी. और कोरिलेशन को चेक करने का एक ही तरीका है, विच इज़ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन.
वो उसकी वैल्यू जो है जितनी वो 1 के पास आएगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अभी आदित्य ने बोला। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू आ रही है इसका मतलब उतना ज़्यादा आपको जो वेरिएबल्स हैं वो परफेक्टली कोरिलेटेड है। तो उसमें फिर दिक्कत आएगी आपको कि आप जो अभी जैसे आप बोल रहे हो वेरिएबल रिमूव करना पड़ेगा या जो भी है, मैं और मेथड्स बताऊंगा, तो उसके हिसाब से फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात परफेक्ट कोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी को आप बोल सकते हो परफेक्ट कोलिनियरिटी, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी और लेस देन परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। तो दोनों ही कोलिनियरिटी हैं और दोनों ही सीरियस प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम एक, बट ये है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, तो प्रॉब्लम दोनों ही सीरियस है। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन दैट वी आर टुडे डीलिंग विद सच अ प्रॉब्लम वेर इन वी वांट टू गो फॉर मल्टीकुलरिटी। उसको कैसे एड्रेस करें, कैसे चेक करें, वो हमारा मेन लॉजिक है आज। ठीक है, यस सर। अब देखो जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर कई बार आपकी आईज देख के बता देता है दैट यू हैव सो एंड सो प्रॉब्लम, है ना। वो कहते हैं आप इसका टेस्ट कराओ जल्दी से, तो बड़ी बहुत ज़्यादा ये सिवियर प्रॉब्लम है। होती है नहीं होती ये चीज़? और डॉक्टर के कहने पे जब आप चेक कराते हो, डॉक्टर आपका चेक क्यों करता है, चेक क्यों करवाता है आपको डॉक्टर? उसका मकसद क्या होता है आपको चेक करवाने का? पैसे मिल रहे हैं उसको एक्स्ट्रा? सर मे बी उसकी इंटेंसिटी चेक करने के लिए। और सर कोई कि ये प्रॉब्लम हट जाएगी तो आगे सही हो जाएगा ना। सर वो इसलिए चेक करता है बिकॉज उस चीज से वो सिम्टम कोरिलेटेड होता है कि अगर वो चीज हो रही है तो उसका डायरेक्ट आउटकम वो वाली चीज भी हो सकती है। डॉक्टर ना डायग्नोस्टिक करता है, देख के बता देता है आपको ये बीमारी है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आपका टेस्ट क्यों करवाता है? उसका रीजन ये होता है कि टेस्ट जो है वैलिडेट कर देता है उसके डायग्नोसिस को, क्योंकि आप ऐसे बेसिकली ये है ना, कितनी वैल्यू से हम मार खा रहे हैं एक तरह से। मतलब उसमें है कि डॉक्टर आपको वैलिडेट कर, मैं जो पॉइंट समझा रहा हूँ वो ये है यहाँ पे कि डॉक्टर आपकी अपनी बात को वैलिडेट कर देता है कि ये देख लो, मैं कह रहा था कि इसको ये प्रॉब्लम है, मे बी एनी डिजीज दैट यू हैव, डॉक्टर जस्ट चेक्स इट। सिमिलरली आपको भी, आप डेटा के डॉक्टर हो, आपको डेटा को देखकर बता देना चाहिए कि भैया डेटा में ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे नहीं कि कोई और बाहर से आकर बताए कि भैया डेटा में ये प्रॉब्लम है, आपको खुद एज अ डॉक्टर डायग्नोस्टिक करना है, जो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एज अ डॉक्टर इफ़ यू स्टार्ट डायग्नोसिस, तो वो डायग्नोसिस आपने ऐसा करना है कि आप देखकर बता दो कि भी डेटा में प्रॉब्लम है, और आगे जाकर उसको कंफर्म कर सकते हो बाय रनिंग द टेस्ट। क्योंकि आप अपने आप तो उसमें एकदम से दिमाग में आ जाए कि भाई यही प्रॉब्लम है, तो वो तो देखकर ही आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे। तो माय पॉइंट इज बी डॉक्टर्स ऑफ द डेटा। अब डॉक्टर जब आप बन जाओगे डेटा के, तो आपको अब एक्चुअली में बताना है कि ये डेटा में प्रॉब्लम क्या है, और उसके हिसाब से आप अपने आंसर्स को, उसके हिसाब से आप टेस्ट रेकमेंड करोगे। बात समझ आ रही है सबको? तो मैं अब आप लोगों को डॉक्टर्स मान के चल रहा हूँ, और डॉक्टर्स को मैं अब समझा रहा हूँ कि आपको कैसे किसी डिजीज़ का डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं मल्टीकुलरिटी, इट इज़ नथिंग बट अ डिजीज़। और ये डिजीज़ का आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे आप इस डिजीज से बाहर आ सकते हो, या कैसे आप इस डिजीज से बाहर ला सकते हो। होप यू गेटिंग वेयर आई एम ट्राइंग टू टेक यू। यस सर। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टीकुलरिटी को आप फाइंड आउट कैसे करोगे कि ये मल्टीकुलरिटी है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे स्टैंडर्ड एरर जो हैं, या वेरिएंसेस कह लो, वो बहुत लार्ज आते हैं, वो बहुत लार्ज आते हैं। अब आप इस पे मैं आऊँगा कि आप कहोगे सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो लार्ज आते हैं, हाउ डू वी नो? कोई तो तरीका होगा ना, हो सकता है स्तुति ने चेक किया तो वो कुछ कोई वैल्यू आई, ध्रुव ने चेक किया, दिव्यांग ने चेक किया, यू गॉट डिफरेंट वैल्यूज। बट हाउ डू यू नो कि लार्ज का मतलब क्या होता है? तो उसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि लार्ज का मतलब कैसे बताते हैं। देयर इज अ VIF फैक्टर। VIF क्या होता है? वेरिएबल वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। वो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर हमें बताता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितने से बढ़ा हुआ है। बट अब जैसे VIF है, वो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है जो VIF का बताता है। कुछ कह रहे हो बेटा? ओके, तो हमारा एक ही वेरिएबल है जो VIF फैक्टर बताता है, एक ही सॉफ्टवेयर है जो VIF फैक्टर बताता है, एंड दैट इज स्टेटा।
तो अब मान लो जो स्टूडेंट को स्टेटा नहीं आता या कोई स्टेटा नहीं यूज कर रहा, इसका मतलब है कि वो तो डेटा को रन ही मतलब वो तो फिर पता लगा ही नहीं सकता कि भाई स्टैंडर्ड एरर लार्ज है या नहीं, या सर कैसे। विजुअलाइजेशन से ग्राफ देख के पता लगा सकते हैं ना कौन सा ग्राफ? सर, वो स्टैंडर्ड एरर का ग्रेटल में आता तो है सर। नहीं, स्टैंडर्ड एरर का ग्राफ देख के आप ये नहीं बता सकते कितना लार्ज आ रहा है। वो वही तो मैं बता रहा हूँ कि हर डेटा का अपना अपना स्टैंडर्ड एरर होता है। तो आप कैसे कोई आपसे जस्टिफिकेशन मांगे कि भाई ये कहाँ सपने में आया आपको कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, तो आप क्या जस्टिफाई करोगे? कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पे आप चेक कर सकते हो कि स्टैंडर्ड एरर इतना होना चाहिए, बताओ। और वैसे सर स्टाटा क्या बताएगा फिर, मतलब वैसे स्टेटा आपको VIF वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। वो उसका मतलब क्या, वो कैसे निकलती है? VIF ऑलरेडी वो निकाल के देता है। VIF क्या होता है? इट्स जस्ट अ फैक्टर। जैसे नाम से पता लग रहा है VIF, इट्स अ फैक्टर। आप कमांड डालते हो कि मेरे स्टैंडर्ड एरर्स का VIF निकाल के दो, तो VIF फैक्टर मैं भी बताऊंगा कि कितना होना चाहिए। 1 से 100 के बीच में होता है तो ज़्यादा बट माना सर जाता है। स्टैंडर्ड एरर का क्या रोल है मल्टीकुलरिटी में? बेटा स्टैंडर्ड एरर पहले मुझे बताओ क्या होते हैं। सर वेरिएंस वेरिएबिलिटी देख रहे हैं ना? हाँ, तो आपका अगर डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएंस है तो हम्म, स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो फिर स्टैंडर्ड एरर अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका हम्म, मतलब डेटा बहुत डिफरेंट है आपके मीन से, आपकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से। Yes, sir. तो फिर आपका रिजल्ट तो ऑफ कोर्स बेकार है ना। ये सर वो तो ठीक है, बट मल्टीकुलरिटी से क्या रोल है, उसका लिंक क्या है? से ये रोल है कि जब आइटम्स आपस में रिलेटेड होती हैं, जब वो आप आइटम्स आपस में रिलेटेड होती हैं, तो वो आपका जो मीन होगा, एक्चुअल जो हमारा पॉपुलेशन मीन है या जिससे भी हम चेक कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज जो एक जो तो कोलिनियर हैं वो तो एक साथ एक ग्रुप बना लेंगी, और जो बाकी वेरी वैल्यूज हैं वो अलग चल रही होंगी। तो उसमें क्या है कि स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी का इम्प्रेशन हमें दिखता है लार्ज स्टैंडर्ड एरर के थ्रू। अभी मैं आपको ना इक्वेशन से भी बताऊंगा, अभी तो रफली क्वेश्चन करते तो हैं। सर हम जो ग्रेटल में बनाते हैं, तो रिग्रेशन इक्वेशन जब हम प्लॉट करते हैं जो पॉइंट्स, तो उसमें हम देखेंगे जहाँ बायसनेस आ रही है या फिर वो हो रही है, क्लम्पिंग हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लिसिटी होएगी, उससे भी तो पता लगा सकते हैं हम। नहीं देखो, पता लगाने के बेटा बड़े सारे तरीके हैं, बट मान लो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट कम आ रहा है, तो आप कहोगे चलो ठीक है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हो ना उसको इग्नोर। लेकिन आपके स्टैंडर्ड एरर अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप किसी हाल में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यस सर। यही मतलब देखो, डॉक्टर का मैंने अभी क्यों एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर सब चीज़ें वैलिडेट भी करता है टेस्ट के थ्रू। ये नहीं कि मैंने कह दिया और वो हो गया। आपके भी जब आप डिजिटेशन के लिए जाते हो किसी के पास, टीचर के पास जाते हो अपनी लेकर, जो तुम बोलते हो उस पे हाँ कर देते हैं वो। डोंट दे क्रॉस क्वेश्चन यू? अब कल को आपसे टीचर पूछेगी कोलिनियरिटी मल्टीकुलरिटी आपने चेक करी, आप कहोगे हाँ मैम वो 0 पॉइंट समथिंग है सर, 0 पॉइंट समथिंग आ रही थी तो आई इग्नोर्ड इट। कहेगी ऐसे कैसे इग्नोर कर दिया तुमने? तो क्या बोलोगे फिर? कोई साउंड हमारे पास बेस है कि हमने क्यों इग्नोर करा? बताओ। नो सर। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास सॉलिड रीजंस होने चाहिए कि भाई हम मेरे डेटा के अंदर स्टैंडर्ड एरर बहुत लार्ज आ रहे थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाज वेरी वाइड, जिसकी वजह से दैट दोज आर द सिम्टम्स ऑफ मल्टीकुलरिटी। सो आई ड्रॉप दिस वेरिएबल या फिर आई रिफॉर्म दिस वेरिएबल, या मैंने इसको जो भी किया अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, उससे आप अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो लेट अस डिस्कस अबाउट कि हाउ एक्चुअली दिस थिंग हैपन्स। तो वापस से आ जाते हैं, एक बार डिटेल में ही चलते हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर आपके डेटा में मल्टीकुलरिटी है, तो आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज वेरिएंसेस और कोवेरिएंसेस। ये तो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे कि आपका वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड एरर बहुत लार्ज आएगा, और ऑफ कोर्स सी बात है कि हमारे जो भी हमने OLS से एस्टिमेट्स निकाले हैं वो ब्लू तो होंगे, लेकिन वेरिएंस इतना लार्ज आएगा तो आप तो खुश हो जाओगे कि ब्लू है, इससे ऊपर हमें क्या चाहिए। बट कोवेरिएंसेस लार्ज हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है ये, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आती है कॉन्फिडेंट इंटरवल बहुत लार्ज होंगे। कोई बता सकता है कि कॉन्फिडेंट इंटरवल क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, और
इनका क्या, अगर लार्ज है तो क्या नुकसान है? Sir, if suppose I have a confidence interval of suppose 95%, first of all, sir, it is इसका formula कुछ t minus mean upon n root something was that, and it lies between, if suppose it is 95% confidence interval, then we would have a 5% critical region, which is which is the acceptance. So if my data would lie in that region, I would accept the data. In that case, the scope of error is less because I have 90 because I just have the 5% of non-acceptance region in that case. सर हाँ जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है ना कि सर हमारा कितना कॉन्फिडेंस है कि इस रेंज में हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं, अब वो डिपेंड करता है कि ना आपका नंबर ऑफ सैंपल कितना है। फर्स्टली मतलब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे फर्स्ट मानो नंबर ऑफ सैंपल है, अब नंबर आपका डेटा बहुत सारा है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका कम हो जाएगा। जितना कम होगा उतना अच्छा, कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि इसी में डेटा, इसी में हमारा जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो लाई करेगी, हम इस एक्सेप्ट कर सकते हैं रीजन को। वो जो आप बोल रहे हो ठीक है, चलो कॉन्फिडेंस इंटरवल एक हम बिल्कुल ठीक बोला है कि हमारा जो वैल्यूज होंगी, जो हमारी बीटा वैल्यूज हैं, वो किसके बीच में लाई करेंगी, वो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा। ये ठीक है ना, इसके बीच में अगर वैल्यू लाई कर रही है। अब इसको पहली बात कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के? सर एक तो मीन चाहिए होता है, और एक स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए होता है, n चाहिए होता है, और एक नंबर ऑफ सैंपल चाहिए होता है। और नंबर ऑफ सैंपल अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कम हो जाएगा। number of samples are required for standard error to calculate standard error। यहाँ यस पर सर। हम बात कर रहे हैं, आपका फॉर्मूला होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का x बार प्लस माइनस जो भी आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है ZT whatever you are taking times standard error। So I repeat again, x बार प्लस माइनस टेस्ट स्टैटिस्टिक टाइम्स स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर अगर आप ले रहे हो, इसका मतलब है आप अंडर रूट n से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि सैंपल के अंदर तो हम करते ही हैं डिवाइड, है ना। तो ये जो है हमारा पूरा स्टैंडर्ड एरर का रोल है। देखो इसमें भी स्टैंडर्ड एरर का रोल है कि अगर स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर ज़्यादा है तो मान लो सेम मॉडल को रन किया मोहक ने, ध्रुव ने, स्तुति ने और मे बी सम अदर स्टूडेंट, आप सबकी वैल्यू सिग्निफिकेंट आएंगी फिर, क्योंकि सबकी वैल्यू, क्योंकि सबके कॉन्फिडेंस इंटरवल इतना बड़ा है कि वो सबको इंक्लूड कर रहा है अपने डेटा के अंदर। बात समझ रहे हो? तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना वाइड होगा उतना आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे नल हाइपोथेसिस को। हर वैल्यू ओके है, तुम्हारी वैल्यू ओके है, थर्ड पर्सन की वैल्यू ओके है, चाहे उसका मॉडल कितना भी गंदा स्पेसिफाइड हो। आपने लॉग लिया है, आपने सारे टेस्ट रन किए हैं, उसने कोई टेस्ट रन नहीं किया, तब भी उसका मॉडल एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर वाइड। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगेन टी वैल्यूज जो हैं वो भी हमारी इनसिग्निफिकेंट आएंगी, ऑल्दो टी वैल्यूज़ का आपने खास यूज़ अभी तक नहीं किया ना देखा, बट अब जब आप मॉडल देखते हो तो टी वैल्यूज़ का ध्यान देना कि अगर आपके स्टैंडर्ड एरर बहुत लार्ज आ रहे हैं तो टी वैल्यूज़ की इनसिग्निफिकेंट आएंगी। मतलब पी वैल्यू से पता लग जाएगा आपको कि अगर टी वैल्यूज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट तो आपको पता लग जाएगा कि आपके मॉडल में कोलिनियरिटी है। देन आर स्क्वायर विल बी वेरी हाई। अब आप कहोगे भाई आर स्क्वायर तो बहुत अच्छी बात होती है, तो अगर कोई बंदा फिट दिख रहा है डॉक्टर को तो वो ये नहीं बोलेगा ना हाँ भाई ये परफेक्ट है सो घर ले जाओ। दे स्टिल रन डिफरेंट टेस्ट। सिमिलरली आर स्क्वायर अगर हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे मॉडल बहुत बढ़िया है चलो ठीक है इसको डन करो। यू हैव टू चेक अदर थिंग्स ऑल्सो, इसलिए बोला है कॉन्सिक्वेंसेज। कई बार आर स्क्वायर हाई आता है मल्टीकुलरिटी की वजह से भी, क्योंकि आप खुद सोचो जब रिग्रेसर्स इतने स्ट्रॉन्ग आपस में रिलेटेड हैं तो वो इम्पैक्ट भी ज़्यादा दिखाएंगे वाई के ऊपर, और उससे हमारा जो रिजल्ट हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये पहले 4 पॉइंट क्लियर हो गए आप सबको? यस सर। अब इसके बाद तो जो भी अभी डिसर्टेशन में काम कर रहे हो, चाहे OLS सिंपल रन करके देखो और देखा करो कि ये सब चीज़ें
इंटरप्रेट करके जब तक नहीं देखोगे फायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ साथ साथ चेक करो। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी 5th पॉइंट सेज कि अगर आपके डेटा के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आप करते हो तो आपके जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं और जो बीटाज आपने निकाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। हालांकि बताओ ऐसा होना चाहिए? हम तो 10 साल 15 साल 20 साल का डेटा लेते हैं और ओवरऑल डेटा को हमारा पूरा इंटरप्रेट करके दिखाता है वो। और आप सोचो कि पूरे डेटा को इंटरप्रेट करता है एक पर्टिकुलर पूरा हमारा मॉडल, और तुमने वैल्यू चेंज करी, उससे आपके बीटाज और स्टैंडर्ड एरर्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। तो यूजुअली अगर आपके डेटा में चेंज होता है तो कोई चेंज नहीं आता आपके बीटाज में, क्योंकि बीटा एक वैल्यू के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। बट इन केस ऑफ मल्टीकुलरिटी दिस विल बी अ प्रॉब्लम कि आपका डेटा के अंदर मेजर चेंजेस आएंगे विच इज़ बैड। एंड अगेन जब आप कोलिनियरिटी, कई बार ऐसे भी होता है विच इज़ अ 6 पॉइंट कि जब आप कोलिनियरिटी होती है तो वो बाकी डेटा को भी पल्यूट कर देता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं डेटा जो है वो कोलिनियर ना हो, क्योंकि अगर वो कोलिनियर है तो वो आपके बाकी डेटा को भी पल्यूट कर देगा। तो बाकी वेरिएबल्स के भी जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो भी आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते क्योंकि वो करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाते। ठीक है, जहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ऑल दी 6 पॉइंट्स बिकॉज दीज आर द रिजल्ट ऑफ कोलिनियरिटी, कि आप डिटेक्ट कैसे करोगे कि मल्टीकुलिनियरिटी है। दिस इज हाउ यू विल डिटेक्ट इट। एक बार इनको पढ़ लो और कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। Have you all read? हाँ जी, सर पढ़ लिया। गुड, थैंक यू। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि
देयर इज अ VIF फैक्टर विच वुड टेल अस कि हमारा वेरिएंस कितना लार्ज है, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वेरिएंस लार्ज है? तो अगेन आई हैव टोल्ड यू कि स्टेटा ही कैलकुलेट करके देता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर विच टेल्स यू कि आपका डेटा, आपका वेरिएंस कितना इन्फ्लेटेड है। इसका ऑपोजिट होता है TOL विच इज़ द टॉलरेंस लेवल, कि आपका टॉलरेंस लेवल कितना है, आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप किस पॉइंट पर कितना आप एक्सपेक्ट, कितना आपका डेटा का वेरिएंस होना चाहिए आपके डेटा के हिसाब से। नाउ दिस विल मूव फ्रॉम 1% टू द अदर। तो जो TOL का लेवल है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अगर परफेक्ट कोलिनियरिटी होगी तो वो 0 होगा TOL लेवल, कि भैया बिल्कुल भी देर इज़ नो पॉइंट, हम बिल्कुल भी किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, देर इज़ नो टॉलरेंस एट ऑल इन केस ऑफ परफेक्ट कोलिनियरिटी। बट जो टॉलरेंस लेवल है वो 1 तक भी जा सकता है जब मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होती है। तो ये एक आपको ध्यान रखनी है बात। तो VIF अगर आ गया तो उसका उल्टा करके आप उसमें जा सकते हो, कॉन्फिडेंट इसमें TOL निकाल सकते हो। तो इट डजंट गिव मच डिफरेंस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप VIF के थ्रू चेक करना चाहते हो या आप TOL के थ्रू चेक करना चाहते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट वैल्यू यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। तो बट वैसे TOL का वैल्यू का सिंपल रहता है ये कि 0 और 1 के हिसाब से आप मैच कर सकते हो। बट VIF की वैल्यू जो है वो हमारी 0 to 100 के बीच में होती है। तो हम कहते हैं कि इट इज़ ऑफ कोर्स 0 to 100 के बीच में होती है, तो हम मल्टीकुलरिटी तो है ही है, बट उसके बीच में भी हम वैल्यू को फिर भी मैनेज कर लेते हैं। बट 100 के ऊपर से लेके टू मच हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट मल्टीकुलरिटी थोड़ा सा भी हो तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी डिटेक्शन ऑफ मल्टीकुलरिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, जो कॉन्सिक्वेंसेज है वही डिटेक्शन है, कि आप पहले अपने R² की वैल्यू चेक करो। R² हाई आ रहा है जो कि अच्छी बात है, और अगर R² हाई आ रहा है लेकिन साथ साथ ये चेक करो कि T वैल्यूज़ कहीं हमारी इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है, या फिर T वैल्यूज़ बहुत कुछ हैं जो सिग्निफिकेंट है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन ईजिली मेक आउट कि मल्टीकुलरिटी प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसे कि मोहक और आदित्य स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इस केस में आप वो कर सकते हो, रिग्रेशन रन करके वो कर सकते हो, कोरिलेशन निकाल के देख सकते हो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, और उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या स्टेटस है रिग्रेसर्स का आपस में। और ये बेस्ट तरीका होता है, तभी मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं तो खैर ऑल स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप डेटा को रन करते हो उससे पहले कोरिलेशन चेक कर लिया करो। कई बार आप नहीं भी एक्सपेक्ट करते हो तो भी आपको मल्टीकुलरिटी मिल जाती है, इसलिए हमेशा पहले चेक करना चाहिए अपने लिए सेफ होने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ये जो पार्शियल कोरिलेशन है वही है। इसके साथ मैं आपको बोलूँगा कि बेटर तरीका ये होता है ऑक्सिलरी रिग्रेशन का। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है भाई? सर जो कर लिया उसके अलावा भी? नहीं नहीं, वैसे ऑक्सिलरी याद है छोटी क्लासेस में हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह पढ़ाते थे, तो ऑक्सिलरी वर्ब, सर ऑक्सिलरी हो हेल्पिंग, गया। यस सर। है ना। तो यस सर। इसके अंदर क्या है, हम क्या करेंगे, मान लो हमने देखा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज डिपेंडेंट ऑन मेडिकल फैसिलिटी। तो अगर हमें पता है कि ये दोनों आपस में भी कोरिलेटेड हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम दोनों का रिग्रेशन रन करके देख लो। तो रिग्रेशन आपको बता देगा कि अगर उन दोनों का कुछ बीटा जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, इसका मतलब रिलेशन है, और अगर बीटा सिग्निफिकेंट नहीं है तो रिलेशनशिप भी नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बीटा जो है वो कैसा आ रहा है, वो आपको ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करके भी पता लग जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल रिग्रेशन रन करके देख लो और उसके रिजल्ट्स को आप देख लोगे तो पता लग जाएगा,
ठीक है, अब मेन बात आती है कि प्रॉब्लम तो देखो है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। हाँ जी, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? सर या तो हम उस वेरिएबल को हटा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ है कि वेरिएबल को हटा दो, ठीक है, बट इतना आसान होता है वेरिएबल्स को डंप करना? पता है कितना दुख वाला काम है? तुमने इतनी मेहनत से पूरा मॉडल बनाया, वेरिएबल्स को लिया, और तुम बड़े आसानी से बोल देते हो कि वेरिएबल को डंप कर दो। गलत बात है भाई। सर फिर सर वेरिएबल को और डिफाइन करो, वेरिएबल को और डिफाइन करो सर। और डिफाइन करो? कैसे डिफाइन करोगे? सर जैसे हम लोगों ने जो फीमेल था, तो फीमेल में हमने फिर वो जेंडर कर दिया था, 1 इज इक्वल टू फीमेल, 0 अदरवाइज इक्वल टू 0, या फिर मेल कर दिया था उसको हमने। मतलब आप कह रहे हो इंडिविजुअल इफेक्ट देख लो, यस सर। लेकिन जो कोलिनियर है वो तो कोलिनियर ही रहेगा ना, उसका कोलिनियर है तो वो तो वही रहेगा, चाहे तुम उसको ब्रेक करके 10 क्यों ना बना लो। हम्म यस सर। देखो रेमेडीज में ये तो बड़ी सिंपल रेमेडी है कि उसको ड्रॉप कर दो, बट ड्रॉप करना सोल्यूशन नहीं है। ऑल्दो हम उसको रख भी नहीं सकते, ड्रॉप भी नहीं कर सकते, क्योंकि दैट डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मॉडल। तो उसके अंदर बेटर एक हमारे पास टेक्निक है विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का काम क्या होता है कि मान लो आपके पास डेटा में वेरिएबल्स हैं, और उसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में आपस में रिलेशन है, ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब हमें उसमें उस रिलेशनशिप को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि मान लो, जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूँ, फिर हम इस पर आएंगे वापस से। जैसे मान लो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट वो प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो आपके 30 क्वेश्चंस हैं, और 30 क्वेश्चंस आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड तो होंगे ही होंगे। तो जब आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को रन करोगे, तो जो क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड हैं, ये उनको एक ग्रुप में दिखा देगा आपको कि ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, और इन सब का एक ग्रुप बना दो, तो उनको मिलाकर हमारा वो एक फैक्टर बन जाएगा। सिमिलरली और जो हैं उनको मिलाकर आपका एक फैक्टर बन जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि आपके ये सारे फैक्टर, 5 फैक्टर या 4 फैक्टर जो भी बनेंगे, ये फैक्टर का जब आप रिग्रेशन रन करोगे तो मल्टीकुलरिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये आपस में रिलेटेड नहीं है। फैक्टर के अंदर जो इंक्लूड हुआ है वो जरूर रिलेटेड है, बट ये फैक्टर्स आपस में रिलेटेड नहीं है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यहाँ पर फायदा होता है कि वो आपके डेटा को क्लब कर देता है जो आपस में रिलेटेड है। एंड दिस इज अ वेरी फेमस टेक्निक विच इज यूज्ड बाय क्वेश्चनियर वाले जो यूज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इस टेक्निक को, क्योंकि ये टेक्निक आपके सारे उसको ग्रुपिंग कर देती है, विच मेक्स आवर डेटा ईजियर। तो जैसे हो सकता है कि दो दो वैल्यूज आपस में रिलेटेड आ रही हैं, अब उसमें तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस नहीं लगा सकते आप, उस केस में आप उन दोनों को प्लस कर दोगे और उसको एक वेरिएबल बना दोगे। दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 वेरिएबल्स, आप उनका कलेक्टिव इम्पैक्ट देख सकते हो अपने डेटा के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज अ रेमेडी विच यू कैन यूज, बट और ये रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी कम यूज होती है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द एनालिसिस विच यू आर रनिंग। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। क्लियर हो गया सबको मल्टीकुलरिटी की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कैसे डिटेक्ट करोगे, और क्या रेमेडी होती है? इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? सर बस और कोई रेमेडी नहीं होती? नहीं, एक तो तुम बता ही रहे हो ड्रॉप करना वेरिएबल, जो कि क्या, वो क्या रेमेडी बताऊं, है ना। दूसरा ये है कि हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगा सकते हो आप, और इसमें और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता ही नहीं है। हम अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर लें, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा। आपने कोरिलेशन में पढ़ा था ना, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, रिमेंबर? यस सर। तो यस सर।
कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो रेमेडीज में खास अवेलेबल नहीं है, और कोई वो नहीं है इसमें पॉसिबिलिटी, ड्रॉप और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। कोई आप में से कर रहा है प्राइमरी स्टडी? एनी ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग प्राइमरी स्टडी? सर ये सिर्फ प्राइमरी स्टडी के लिए ही वैलिड है, प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट एनालिसिस। हाँ, क्योंकि बेटा इसमें ना क्या होता है कि अगर मान लो कोई बंदा कोई क्वेश्चनर में 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगा लो, तो वो कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा आपको। 30-40 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, तो उनको क्लब कर सकता है ना जो रिलेटेड है। तो अदरवाइज एक दो वेरिएबल में कोई वो नहीं है। तो इकोनॉमिक्स के हमारे एरिया में कोई उसका कोई रोल नहीं है। हम क्योंकि हमारी सारी मॉडल्स और थ्योरीज पहले ही असाइंड होती हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते चेंज, क्योंकि हमें तो And पता होता है क्या मॉडल लगने वाला है। ठीक है, अंशुता, आर यू बेटा यूजिंग प्राइमरी स्टडी? Yes, sir. Yeah. तो व्हाट अबाउट योर क्वेश्चनियर बना के आप भरवा रहे होगे रिस्पॉन्स? Hanji, sir. I'm on like the last steps of completing my questionnaire. वो questionnaire बनाने में थोड़ा time लग गया. It was really difficult to like do that. But yeah, I'll have to get like 200 or 300 people to fill that. हाँ, वो तो है। उसके अलावा क्योंकि अब जैसे क्वेश्चनर बनाने में आपने टाइम अगर दे दिया है, वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट इज द मेजर फेज। अगर क्वेश्चनर गलत बना होगा तो आगे आप एनालिसिस भी कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपने प्लानिंग करी है कि आप उसको कैसे एनालाइज करोगे? So मैं regression and t-tests use करूँगी as like. So basically, my topic is to check the entrepreneurship intention, the factors which affect entrepreneurship intention amongst Indian university students. So like उनके क्या क्या factors हैं, specifically family related factors, monetary factors, if they have been taught entrepreneurship related subjects in their college which has affected their entrepreneurship intention or not, so things like that. So if I send you my questionnaire, so would you like review it? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आई लुक इनटू इट। बट जैसे आप अंशुता जो आप बना रहे हो ना बेटा, इट्स अ स्टडी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे हम अंशुता का एग्जांपल लेते हैं, दैट शी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि फैमिली फैक्टर्स हैं, वो मैटर करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे मॉनेटरी फैक्टर्स मैटर करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, और हमारे मे बी यू नो मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, फैमिली फैक्टर है, अगेन एजुकेशन है कि वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया। और मुझे लगता है कि इसके अंदर एक हम मतलब और कौन से फैक्टर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो हमें एक बार लिटरेचर से देखना होगा। बट जैसे मान लो अंशुता ने ये 3 फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिए, नाउ शी विल नॉट रिवील द सेम फैक्टर टू समवन एल्स। ठीक है, व्हाट शी विल डू, ये क्या करेगी अंशुता? मिक्स क्वेश्चन देगी किसी को पूछने के लिए। बिकॉज अगर आपके पर्पस रिवील हो गया सामने वाले को, तो हमारे रिजल्ट्स बायस्ड हो जाएंगे। So in order to avoid that, people should not know about your intentions, otherwise the answer will be biased. So to avoid that, she will have a mix of question. अब अंशुता आप क्या करना बेटा, यू विल ऑफ कोर्स जो भी आपने प्लान करा एनालिसिस, बट आपके क्वेश्चनियर में मान लो 30 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चनियर में अगर 10 या 12 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चनियर सबसे घटिया माना जाता है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली एनालाइज। Right, so it's pretty big. है ना, कुछ भी नहीं आप पता लगा सकते। ऑल्दो हम ये कहते हैं कि इट शुड नॉट बी टीडीएस, क्योंकि लोग ज़्यादा भरना नहीं चाहते हैं इतने लंबे क्वेश्चनर्स को। बट जब तक आप क्वेश्चंस पूछोगे नहीं, आप पता भी नहीं लगा पाओगे व्हाट दे वांट टू नो। सो क्वेश्चंस के बाद आप फैक्टर एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस से ही पता लगेगा, विच इज़ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसी से आपको पता लगेगा कौन से क्वेश्चंस एक साथ है, ऑल्दो आपको ऑलरेडी पता है, बट हाउ विल यू सपोर्ट कि लोगों के रिस्पॉन्स भी आपकी थिंकिंग से मैच कर रहे हैं। इन दैट केस यू विल यूज दिस एनालिसिस। और अगर मौका मिलेगा तो आपके डेटा पे चाहे मैं क्लास में करके दिखाऊंगा, बट आई थिंक ग्रेटल हैज़ दिस थिंग दैट वी कैन डू। अगर नहीं होगा बाई चांस, तो हम And ऐसे sir- केसेस पे कर सकते हैं इसको। सर Okay, मैं sir, भी great. मैं भी ग्रेटल में देख रहा था, तो उसमें डेटा करके पहले OLS लगा के फिर उसमें कोलिनैरिटी का चेक करने का आ रहा था। बट इसमें सर ये ईगन वैल्यूज करके फाइंड कर रहे हैं, लैम्डा करके। हाँ,
मैंने एक्चुअली वो बताया नहीं क्योंकि बहुत मैथमेटिकल हो जाता है, क्योंकि अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा बुक से। नेक्स्ट क्लास और मल्टीकुलरिटी पे देंगे फ्राइडे को, एंड वील डिस्कस अबाउट दैट आल्सो कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं और क्या उनका फायदा होता है। ठीक है, ओके सर। सर तो अभी आप लोग, हाँ जी आदित्य। सर मैंने आपको जो बताया था कि अब मेरा जो फाइनल में कि मैं कौन से फैक्टर्स ले रहा हूँ, तो वो सही है सर अब? मैंने एक बार देखा नहीं आदित्य, मैं आपको अभी देख के रिवर्ट कर देता हूँ। So ठीक है, 17 से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, so will you come? You'll come, right? यस ऑफ कोर्स। Okay, okay. 17 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई विल कम एंड वील हैव फिजिकल क्लासेस फ्रॉम 17th। ठीक है, Okay, okay, sir. चलो टेक केयर एवरीवन, एंड प्लीज आई नीड सम आउटपुट इन द सेंस कि आपकी डिजिटेशन की क्वालिटी अच्छी हो जाए। ऑफ कोर्स रिजल्ट फाइनल के एग्जाम का इज doesn't matter to me much, but what matters is your dissertation should go really well. तो आई एम लुकिंग फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, और गंदे एनालिसिस मत करना कि उसका सर पैर ना हो, डिफेंड ना कर पाओ। तो वो इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन होता है, हालांकि वो जरूर पूछेंगे किसने पढ़ाया था तुम्हें, बट अगर तुम बताओगे भी तो डजेंट मैटर। But you know somewhere or the other that I am doing everything to make sure that you all come out with flying colors. तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से अपनी डिजिटेशन पे काम करो, और थोड़ी क्लासेस बचा के मैं टाइम सीरीज और पैनल पे भी काम करूँगा, सो दैट यू ऑल हैव कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर इवनिंग, टेक केयर बेटा। Thank you, sir.